चैनल। आई एम सीमा यादव। चलिए आज हम निर्देश तंत्र में रूपांतरण की बात करते हैं। पहले पिछले वीडियोस में आपने देखा कि निर्देश तंत्र क्या होते हैं, निर्देश तंत्र के प्रकार कितने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे निर्देश तंत्र में रूपांतरण मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि गैलीलियन रूपांतरण मीन्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं। उसके लिए हमें एक बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए। पहले तो आप नोट कर लीजिए कि जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं वो सिर्फ जड़त्वीय निर्देश तंत्र मीन्स इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही होते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र मीन्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की क्या डेफिनेशन बन जाती है कि जब किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के निर्देशांकों को दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के निर्देशांकों में परिवर्तित करने के जो समीकरण होते हैं या जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे यूज में आते हैं वो कहलाते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन क्या हो गया कि अगर आपको किसी एक निर्देश तंत्र में किसी कण की स्थिति का पता है तो आप दूसरे निर्देश तंत्र में उस कण की स्थिति का पता कर सकते हैं। तो ये हो गया गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं ये बहुत से टाइप्स के होते हैं, जैसे कि स्थिति में रूपांतरण हो गया, बल में रूपांतरण, वेग रूपांतरण, तो ये बहुत प्रकार के होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थिति रूपांतरण क्या होते हैं। स्थिति रूपांतरण, तो इसमें मान लीजिए कि हमारे पास एक निर्देश तंत्र है। ये एक स्थिर निर्देश तंत्र है S, ठीक है। इसकी X, Y और ये Z एक्सिस है। और इस निर्देश तंत्र में एक कण P रखा हुआ है। इस कण P के निर्देशांक है X, Y और Z। हमने क्या पढ़ा अभी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जो रूपांतरण होते हैं उसमें क्या होगा कि जब हमें किसी एक निर्देश तंत्र में कण की स्थिति का पता होगा तो हम किसी दूसरे निर्देश तंत्र में इसी कण की स्थिति का पता कर सकते हैं कि वो कण कहाँ है। तो इस निर्देश तंत्र में इस मूल बिंदु O से इस कण की स्थिति क्या हो जाएगी, इस कण की जो स्थिति होगी इसको हम डिनोट करेंगे R वेक्टर से। O से P की जो डिस्टेंस होगी, स्थिति सदिश जो पोजीशन वेक्टर होगा वो R वेक्टर होगा। अभी सपोज कर लीजिए कि एक और निर्देश तंत्र है जिसका नाम है S डैश, ठीक है। ये इसकी X डैश, Y डैश और ये Z डैश की एक्सिस हो गई। ये इसका मूल बिंदु O डैश हो गया। अब हमें देखो पता है कि इस निर्देश तंत्र S में एक कण P रखा हुआ है, इसके निर्देशांक X, Y और Z है। तो हम इस दूसरे निर्देश तंत्र में इसी कण की स्थिति बताएंगे कि इस निर्देश तंत्र में, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है। तो और हमने क्या माना, ये तो स्थिर निर्देश तंत्र है और ये जो निर्देश तंत्र है ये मोशन कर रहा है, ये v वेग से गतिशील है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में मोशन करने लग रहा है और किस वेग से गतिशील है, v वेग से गतिशील है। तो अब हम मान लेते हैं कि O डैश से पॉइंट P जो है इसकी जो डिस्टेंस होगी, इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हम मान लेते हैं क्या होगा, R डैश वेक्टर होगा, ठीक है। और अभी पता है कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये v वेग से गति कर रहा है। तो इस और इस दोनों निर्देश तंत्रों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो विस्थापन होगा, उसको हम क्या मान लेंगे, यानी कि O से O डैश की जो डिस्टेंस होगी उसको हम मान लेते हैं R नोट वेक्टर, ठीक है। अब देखो ये R नोट वेक्टर किसके इक्वल होगा, O डैश। अभी हमें पता है, देखो हमने 11th क्लास में ये जो सदिश का जो नियम होता है वो हमने पढ़ा है, वेक्टर रूल पढ़ा है हमने कि ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में ये दोनों डायरेक्शन, ये डायरेक्शन O डैश और O डैश और P ये दोनों सेम डायरेक्शन है और इनके अपोजिट जो डायरेक्शन होगी OP ये जो होगी ये इन दोनों के सम के इक्वल होगी। मीन्स क्या हो जाएगा, OP वेक्टर इक्वल्स टू O वेक्टर
ओ डैश वेक्टर प्लस ओ डैश पी वेक्टर। ठीक है, ये हमें वेक्टर रूल से पता चल गया। हमें तो ये निकालना ना आर नोट वेक्टर किसके इक्वल होगा, पहले हम ये निकालेंगे, फिर हम उसके बाद क्या निकालेंगे। इसमें हमारा जो स्थिति रूपांतरण टॉपिक है, इसमें हमें निकालना है कि हमें पता है इस निर्देश तंत्र में इस कण की स्थिति के निर्देशांक ये है, तो इस एस डैश निर्देश तंत्र में इस कण के निर्देशांक, ये जो निर्देशांक है ये क्या होंगे, इसका स्थिति सदिश आर डैश वेक्टर क्या होगा, ये निकालना है हमें। तो पहले हम देखेंगे ओपी वेक्टर क्या है हमारे पास, आर डैश आर वेक्टर इक्वल्स टू ओ डैश क्या है, आर नोट वेक्टर प्लस ओ डैश पी क्या है, आर डैश वेक्टर। लेकिन हमें इधर क्या निकालना है, पहले आर नोट वेक्टर की वैल्यू निकालनी होगी, ये तो हमें पता है, इसकी वैल्यू निकालनी होगी, तभी तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आएगा। तो आर नोट वेक्टर क्या होगा, देखो आर नोट वेक्टर क्या है, ये विस्थापन है कि इस निर्देश तंत्र से ये निर्देश तंत्र इतनी दूर विस्थापित हो गया जब v वेग से गति कर रहा था, तो हम इसकी वैल्यू तो निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल से। तो हमें पता है वेलोसिटी, वेग जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि वेग इक्वल्स टू विस्थापन बटा समय होता है। तो जो अपना ये क्या आ जाएगा, विस्थापन तो हमारा आर नोट वेक्टर है, तो वेग क्या है, वेग v वेग से गति कर रहा है, तो वेग हो जाएगा v इक्वल्स टू विस्थापन क्या है हमारे पास आर नोट वेक्टर, और टाइम क्या है हमारे पास t। तो इसकी वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी आर नोट वेक्टर इक्वल्स टू v t। ठीक है, तो ये वैल्यू आर नोट वेक्टर की जो वैल्यू है ये हम यहां रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर वेक्टर इक्वल्स टू v वेक्टर t इक्वल्स टू आर डैश वेक्टर। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है अभी, क्योंकि हमें निकालना है कि एस डैश निर्देश तंत्र में ये पार्टिकल है, ये मूल बिंदु से किस पोजीशन पर रखा हुआ है। ठीक है, तो आर डैश वेक्टर की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी, आर डैश वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर टी। तो ये जो इक्वेशन होगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्थिति रूपांतरण समीकरण है ये समीकरण क्या है, स्थिति रूपांतरण समीकरण। तो ये पहले तो हमने पढ़ा स्थिति रूपांतरण समीकरण क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्थिति के बाद कौन सा पढ़ेंगे, वेग रूपांतरण समीकरण पढ़ेंगे। वेग रूपांतरण समीकरण पढ़ेंगे। अब हमें पता है वेग क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। हमें जब डिस्प्लेसमेंट पता चल गया, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे बोथ साइड, तो हमारे पास वेग निकल के आ जाएगा ना। देखो वेग v इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी होता है ना। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंग जब देखते हैं तो v, जब हम वेग रूपांतरण निकालेंगे तो हमें इस इक्वेशन के बोथ साइड में डिफरेंशिएशन करना होगा t के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास आ जाएगा डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी आर वेक्टर अपॉन डी टी माइनस वी वेक्टर। ठीक है, तो ये जो समीकरण हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, वेग रूपांतरण समीकरण हो जाएगी। ठीक है, अब ये 2 नंबर हो गया। अब हम देखेंगे त्वरण रूपांतरण समीकरण। अब त्वरण रूपांतरण समीकरण कैसे निकालेंगे। अब हमें पता है, देखो पहले तो ये पता है हमें डी आर डैश अपॉन डी टी है, ये क्या हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये किसके इक्वल है, वेलोसिटी के इक्वल है। तो वेलोसिटी क्या होती है, हम इसको मान लेते हैं u डैश वेक्टर इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी को मान लेंगे u वेक्टर माइनस v वेक्टर। ठीक है, अब क्या होगा कि इधर हम लिखेंगे u डैश वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी, और u वेक्टर क्या है, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जो u डैश वेक्टर हो गया ये s डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग हो गया, और जो u वेक्टर है डी आर अपॉन डी टी ये s निर्देश तंत्र में कण का वेग हो गया।
U है ये वेग को डिनोट कर रहा है, U डैश मतलब हो गया S डैश निर्देश तंत्र में कण का वेग, और U वेक्टर मतलब हो गया S निर्देश तंत्र में कण का वेग। तो हमारे पास ये इक्वेशन जो बनी है इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम निकालेंगे त्वरण रूपांतरण। त्वरण रूपांतरण में क्या होगा, त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी होता है। देखो वेग हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जब हम डिस्प्लेसमेंट में चेंज निकालेंगे तो वेग निकल के आता है, और अगर हम वेग में चेंज करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, त्वरण। तो थर्ड नंबर में पढ़ेंगे त्वरण रूपांतरण। हमें पता है एक्सेलरेशन मींस त्वरण इक्वल्स टू क्या होता है, dv अपॉन dt। v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी में जब हम चेंज करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा। अब हमारे पास इधर वेलोसिटी क्या है, u माना है हमने, u डैश वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर माइनस v वेक्टर है। तो इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, इक्वेशन 2 का बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना है। तो हमारे पास बन जाएगा du डैश वेक्टर अपॉन dt इक्वल्स टू du वेक्टर अपॉन dt माइनस dv वेक्टर अपॉन dt। अब देखो जैसे कि हमें पता है, हमने माना था कि जो S निर्देश तंत्र था वो क्या था, स्थिर था, और जो S डैश निर्देश तंत्र जो हमने माना था वही तो v वेग से गति कर रहा था, है ना। और जो S निर्देश तंत्र था वो तो क्या था, स्थिर था, यानी कि कांस्टेंट था, इसका जो मोशन है वो कांस्टेंट स्पीड से गति कर रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, v क्या है, कांस्टेंट है, और जब भी किसी कांस्टेंट नंबर का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास उसका रिजल्ट क्या निकल के आता है, 0। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास बच जाएगा du डैश वेक्टर अपॉन dt इक्वल्स टू du वेक्टर अपॉन dt और माइनस 0। तो ये लिखो चाहे मत लिखो, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी ये बनेगी त्वरण रूपांतरण की इक्वेशन बन जाती है। अब त्वरण के बाद क्या पढ़ेंगे हम, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, du डैश वेक्टर अपॉन dt है, इसको हम a डैश वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। और du वेक्टर अपॉन dt को a वेक्टर, a मींस एक्सेलरेशन, ये डैश में है मतलब कि s डैश निर्देश तंत्र के लिए है तो a डैश वेक्टर हो गया, ये s निर्देश तंत्र के लिए है तो ये a वेक्टर हो गया। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारी ये हो जाती है, ठीक है। त्वरण हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे बल रूपांतरण। बल रूपांतरण क्या होता है, अगर हम इक्वेशन 3 को बोथ साइड m से मल्टीप्लाई कर दे, हमें पता है फोर्स F जो बल होता है वो क्या होता है, इक्वल्स टू m एक्सेलरेशन इनटू मास इक्वल्स टू फोर्स होता है। हमारे पास इधर एक्सेलरेशन है, अगर हम बोथ साइड इसको मास से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास फोर्स बन जाएगा। तो बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय m, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m a डैश वेक्टर इक्वल्स टू m a वेक्टर, ठीक है। और m a को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स, तो ये बन जाएगा f डैश वेक्टर इक्वल्स टू f वेक्टर। तो ये जो इक्वेशन 4 बन जाती है हमारे पास, ये किसकी बन जाती है, बल रूपांतरण की। तो हमारा जो टॉपिक था वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का था। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में 4 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन हो गए, एक तो स्थिति का, पोजीशन का हो गया, एक वेलोसिटी का हो गया, एक एक्सेलरेशन का हो गया और एक फोर्स का हो गया। तो ये कुछ इस टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन थे जो हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक है। ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे।